6 बजे आने से पहले ये बात एमआईएम पार्टी के तमाम जिम्मेदारों को मालूम पड़ गई कि सुबह टूटने वाला है घर। ये रात में 1-1:30 बजे वहां पहुंच गए, पहुंचे ना। तो फिर इनको ये बात कहां से मालूम पड़ गई? अदालत की बात जब इनको मालूम पड़ गई, उसके बाद में पूरा अमला वहां आया। इनको रात में वहां ठहरने की जरूरत नहीं थी। इनका काम था, पूरों की जिम्मेदारी थी कि सुबह 6 बजे जब वावड़े साहब वहां आ रहे, कारपोरेशन का अमला जब वहां पर आ रहा, आप बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से उनको उनकी बात याद दिलाना, उसको बुनियाद बना के। मतीन पटेल की तो कोई रिश्तेदार थी नहीं बच्ची हो, मेरे को जहां तक मालूम है। न मतीन पटेल से उनका कोई, मेरे को जहां तक लगता कोई ताल्लुक होगा, लेकिन मतीन पटेल ही बता सकते कि वो किन वजूहत की बुनियाद पर यहाँ आई थी। आपने बेचारे उनके घर वालों को गलत मशवरा दे दिया। वो बोले कि जो तोड़, रात में 1 बजे बोले जो तोड़ने गए तो उनके ऊपर फूल बरसाओ, उनको संविधान पेश करो। अरे ये संविधान पढ़ने वाले अदालत में गारंटी देखिए यहाँ तोड़ने को आ रहे, संविधान को मानने वाले के मतीन पटेल के वालिद के और उनके ऑफिस पे। और ये चीज समीर साजिद बिल्डर जो अपोजिशन लीडर है, इन्होंने उनकी इमलाक तबाह ना हो, अतिक्रमण को, उनके घर को ना तोड़ा जाए, इसकी एक रिट पिटीशन, इसकी गुहार हाईकोर्ट में लगाई थी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमको कि जिस इंसाफ की उम्मीद उस परिवार को थी, उसमें ताखिर होगी और ये काम हो गया। निदा खान कोर्ट के सामने है, कानून के शिकंजे में। जिन्होंने आसरा दिया, जिन्होंने सहारा दिया, गैर कानूनी तरीके से दिया, उन पर भी अपने मुकदमा दाखिल कर दिए। बिल्कुल उनके ऊपर भी जो कार्रवाई होना कार्रवाई करेंगे, अदालतें देख लेंगी उसमें क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद। मैं रहीम पठान आप सभी का स्वागत करता हूं गली से लेकर दिल्ली तक। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शहर के अंदर राजकीय माहौल बहुत गर्म है, उसी गर्म के चलते हमारे साथ में जो है आज बेबाक और गर्म आदमी आरिफ हुसैनी साहब हमारे साथ में हैं। इनसे कई सवाल हम पूछेंगे जो आवाम के सवाल है, जिस तरह से आवाम के दिमाग में चल रहे हैं वही सवाल हम आरिफ हुसैनी साहब से पूछेंगे। आरिफ हुसैनी साहब, एक बात बताइए, जिस तरह से निदा खान का मुद्दा अभी उठ रहा है, किसने लाया था, कैसे यहाँ पे आई, ये फिर कैसा कैसा क्या हुआ, इसके बारे में आप थोड़ी डिटेल बताएं। देखिए, निदा खान का इशू ऐसा है दरअसल में कि कोई एक केस नासिक के अंदर उस लड़की के ऊपर गुना दाखिल हुआ, यानी कि मुकदमा दर्ज हुआ, और उसके अंदर कुछ लोग, जितने लोग इन्वॉल्व थे उसमें से कुछ लोग वहाँ पकड़े गए हुए जो जेल में। अब ये बच्ची के ऊपर गुना दाखिल होने के बाद में इन्हें एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने ट्राई की। एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होने के बाद में अब किन हालात के अंदर, किन वजूहात की बिना पर वो हमारे शहर में आ गई, किसने लाया, क्यों लाया, ये सब इन्वेस्टिगेशन का भाग है। क्यों तो अभी पुलिस की तहवील में है वो, और इन्वेस्टिगेशन पूरा चालू है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता कि जब वो किसी चीज़ के अंदर मुलविस थी, एक मुकदमा उस पर जब दर्ज था, तो गैर कानूनी तरीके से उसको लाके पनाह देना या उसको रुकाना या उसको आसरा देना, ये सरासर गैर कानूनी फाल था, ये गैर कानूनी बात थी। तो अब उसकी गिरफ्तारी यहाँ से हो गई, सारी बातें सामने आ गई, जो नहीं होना तो सारी घटनाएं आ गई। आप किसने लाया था, किसने बुलाया था, क्यों बुलाया था, क्या वजूहात थी, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का भाग है, उसके अंदर सारी चीज़ सामने आ जाएगी। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से मतीन पटेल के जो घर टूटे, तीनों भी घर टूटे, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नहीं, देखिए, ठीक है, निदा खान एक केस में मुलविस थी, उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली, वो ने आके यहाँ पनाह ली या उसको पनाह दी गई, जो भी हुआ, हम पहले उस चीज़ को गैर कानूनी मानते, नंबर 1 बात। अब उसको बुनियाद बना के, मतीन पटेल की तो कोई रिश्तेदार थी नहीं बच्ची हो, मेरे को जहाँ तक मालूम है। न मतीन पटेल से उनका कोई, मेरे को जहाँ तक लगता कोई ताल्लुक होगा, लेकिन मतीन पटेल ही बता सकते कि वो किन वजूहत की बुनियाद पर यहाँ आई थी, किस बुनियाद के ऊपर उसको वहाँ ला के रखा गया था, और क्यों आपको उसके अंदर मुजरिम बनाया गया। लेकिन इस चीज़ को बहाना बनाकर जिस तरीके से राजनीति शुरू की गई और घर तोड़ने की जो एक भयंकर राजनीति सामने, तो ये सरासर कार्रवाई गलत थी। क्यों तो ठीक है, अभी देखो मुकदमा दाखिल था, निदा खान कोर्ट के सामने है, कानून के शिकंजे में। जिन्होंने आसरा दिया, जिन्होंने सहारा दिया, गैर कानूनी तरीके से दिया, उन पर भी अपने मुकदमा दाखिल कर दिए। बिल्कुल उनके ऊपर भी जो कार्रवाई होना कार्रवाई करेंगे, अदालतें देख लेंगी उसमें क्या करना है। लेकिन इस चीज़ को बुनियाद बना के कारपोरेशन के अंदर जिस तरीके से खेल खेला गया,
उस एरिया के अंदर यानी के नारेगांव के अंदर 3 इमलाक को नोटिस दी गई, 3 प्रॉपर्टीज को नोटिस दी गई, मतीन खान के वालिद के, मतीन पटेल के वालिद के और उनके ऑफिस पे। और ये चीज समीर साजिद बिल्डर जो अपोजिशन लीडर है, इन्होंने उनकी इमलाक तबाह ना हो, अतिक्रमण को उनके घर को ना तोड़ा जाए, इसकी एक रिट पिटीशन, इसकी गुहार हाईकोर्ट में लगाई थी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमको कि जिस इंसाफ की उम्मीद उस परिवार को थी उसमें ताखिर हो गई और ये काम हो गया। नंबर 1 बात। दूसरी चीज ऐसी रही इसके अंदर कि जब अदालत के अंदर घर को ना तोड़ने के स्टे मांगा गया, उसके अंदर मतीन के वकील ने और सारे सरकारी वकील ने सबने बात की, उसके अंदर सबने अपना अपना पक्ष रखा। सारी बातें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पहुंचा कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को इसमें पार्टी बनाया जाए, एक नोटिस भेजी गई। तब मतीन पटेल के वकील ने इस बात को ट्रेस किया कि साहब आप टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन अगर इस असना में अगर घर को तोड़ दिया गया तो कारपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर जनाब वाहुड़े साहब कोर्ट में मौजूद थे। अदालत आलिया ने, अदालत उस्मा ने उनको खासतौर से पूछा, अदालत आलिया ने, कि क्या आप 18 तारीख तक इस घर के अंदर तोड़ना बहुत जरूरी है क्या? तो जनाब वाहुड़े साहब कोर्ट के अंदर माननीय जज साहब को कमिटमेंट दे रहे कि हम 18 तारीख तक उसको हाथ नहीं लगाएंगे। 18 तारीख तक हाथ नहीं लगेंगे, हो गई कानूनी बात है। तो फिर 18 तारीख तक तो उनकी जिम्मेदारी थी, पाबंद थे, उन्होंने वहां नहीं आना चाहिए। क्या वजह है कि सुबह 6 बजे आप वहां पर आ गए और 6 बजे आने से पहले ये बात एमआईएम पार्टी के तमाम जिम्मेदारों को मालूम पड़ गई कि सुबह टूटने वाला है घर। ये रात में 1-1:30 बजे वहां पहुंचे ना, तो फिर इनको ये बात कहां से मालूम पड़ गई? अदालत की बात जब इनको मालूम पड़ गई, उसके बाद में पूरा अमला वहां आया, इनको रात में वहां ठहरने की जरूरत नहीं थी। इनका काम था, पूरों की जिम्मेदारी थी कि सुबह 6 बजे जब वाहुड़े साहब वहां आ रहे, कारपोरेशन का अमला जब वहां पर आ रहा, आप बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से उनको उनकी बात याद दिलाना था। ये 35 कारपोरेटर की और एक्स खासदार सबकी जिम्मेदारी थी कि जनाब आपने अदालत में कमिटमेंट दिया है, अदालत में आपने वादा किया है कि आप 18 तारीख तक मतीन पटेल की इमलाकों को, उनके घरों को आप हाथ नहीं लगाएंगे। फिर आप तोड़ने के मकसद से इतना ताफा लेके क्यों है? आपने बेचारे उनके घर वालों को गलत मशवरा दे दिया। वो बोले कि जो तोड़ने, रात में 1 बजे बोले जो तोड़ने गए तो उनके ऊपर फूल बरसाओ, उनको संविधान पेश करो। अरे ये संविधान पढ़ने वाले अदालत में गारंटी देखिए यहाँ तोड़ने को, अरे संविधान को मानने वाले क्या? और जिसका घर तबाह होता है, जिसका घर ताराज होता है, जो सड़क के ऊपर आ जाता है, मेरे को आप बताइए वो परिवार के लोग क्या तोड़ने वाले पे फूल फेंक सकते? क्यों? ये क्या जश्न मना रहे थे? क्या उसका इवेंट बना रहे थे? क्या बहुत खुशी की बात थी जो फूल बेच के सत्कार किया जा रहा था? तो देखिए, जहां लॉजिक पे बात करना था, जहां उसूल पे बात करना था, जहां फैक्ट पे बात करना था, जहां कानून पे बात करना था, और आप वाहुड़े साहब से बात कर सकते थे ना। 35 कारपोरेटर आपके पास में मौजूद है, हस्ब इख्तलाफ की पोस्ट यानी कि अपोजिशन लीडर की पोस्ट आपके पास में है, आप खुद आमदार और खासदार रहे हुए हैं। अगर आप जमहूरी तर्ज अमल के पर एक जिम्मेदार ऑफिसरों से उनकी बात को याद दिला के अपने साथी का घर नहीं बचा सकते, क्या मैसेज गया, क्या पैगाम दिया आपने पूरे शहर को और पूरे प्रदेश को? मतीन का घर यकीनन बच सकता था अगर ये लोग रात की जगह सुबह वहां मौजूद रहते और सवेरे वहां मौजूद रह के आप उनको बता सकते थे कि आपने 18 तारीख तक घर को हाथ नहीं लगाने की बात की है, तो आप बिल्कुल मतीन के घर को हाथ मत लगाइए। ठीक है, अगर वो बच्ची किसी घर में आके रुकी थी, पनाह ली थी, वो घर के ताल्लुक से अगर कोई बात थी, वो छोड़ के भी आप, उसके परिवार ने क्या बिगाड़ा? मेरा सवाल तो सीधा ये है कि मतीन के परिवार ने, हमारे बेचारे मतीन के परिवार को तो मालूम नहीं ना कौन बच्ची किराए से आके रह रही, किसको लाके रखा गया, लेकिन आपने उनको बेघर कर दिया। आप बचा सकते थे, उनको बचा नहीं सके। और दूसरी चीज, कारपोरेशन के जिम्मेदारान से मिलके आपने देखा होगा कि एक्स एमपी एमआईएम पार्टी के सदर 25 से 30 कारपोरेटर लोग के घर टूटने के बाद कमिश्नर साहब को जाके मिले। टूटने के बाद, तबाह होने के बाद किस लिए मिल रहे? आपका काम था एक दिन पहले मिलना। एक दिन पहले मिलके आप बोल सकते थे, आपको तो मालूम पड़ गया था शाम में, आपको कोर्ट के बाद मालूम पड़ गया था ना टूटने वाला है। आप बात कर सकते थे साहब, इमलाक तोड़ के किसी का नुकसान करके किसी को भर गए बेघर करके क्या मिलने वाला है? कारपोरेशन के एमआरटीपी एक्ट के अंदर, महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट के अंदर बहुत सारी गुंजाइश है। इलीगल अगर घर है तो उसको रेगुलाइज किया जा सकता है।
उसके ऊपर पेनल्टी लगा के रेगुलाइज किया जा सकता है, उसको जायज किया जा सकता है, उसके ऊपर फाइन लगा के उसको जायज किया जा सकता है, अब उसको गुंठेवारी करके जायज किया जा सकता है। 10 ऑप्शन आपके हाथ में थे, आपने एक भी ऑप्शन को हाथ में नहीं लिया और अपने साथी घर को टूटता हुआ देख के तोड़ने वाले को उल्टा आपने उनका सत्कार कर उनके ऊपर फूल बरसा। कौन सी राजनीति है ये भाई? तो ये सारी चीजों को जो है मैं गलत तरीके से देखता हूँ। कारपोरेशन ने जो कार्रवाई की गलत तरीके से की। मतीन के घर को बचाया जा सकता था, उसके परिवार के लोगों को इंसाफ दिलाया जा सकता था, वो लोग तबाह और ताराज होने से बच सकते थे। और अगर किसी वजह से अगर समझो कारपोरेशन का अमला नहीं मान रहा, तो हमारे पास में शहर के अंदर पालक मंत्री साहब है, उसके परिवार का घर बचाने की, छत बचाने की जाके हम गुहार उनसे लगा सकते थे। यहाँ पर हमारे पास में मिनिस्टर है जनाब अतुल सावे साहब, उनसे जाके गुहार लगा सकते थे। विधानसभा के विधान परिषद के आमदार हैं यहाँ पर हमारे अंबादास दानवे साहब, उनसे जाके बात की जा सकती थी। बस जितने लोग हैं जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए, बुमरे साहब बैठे, ये सब बैठे हुए, तुम समीर राजूरकर साहब से बात कर सकते थे, राजू जंजाड़ साहब से बात कर सकते थे, तुम जाके मकरिया साहब से बात कर सकते थे कि साहब जो पेनल्टी लगा रेगुलाइज कर दो। तोड़ने का मकसद क्या है? और कारपोरेशन तोड़ने में इतनी क्यों उतावली होगी? कारपोरेशन के कैसा फायदा था? तो ये सारी चीजें जो है ना गैर कानूनी तरीके से हो गई। उस घर को बचाया जा सकता था, परिवार की मदद की जा सकती थी, कानूनी भी की जा सकती थी, लेकिन वो सब नहीं हुआ। लेकिन इसके अभी जैसा मतीन पटेल का जो घर टूटा, तो उसके पहले रात में जो है 1:30-2 बजे इम्तियाज जैल वहाँ पे गए थे और उन्होंने बताया कि भाई हम ऐसा घर बना के देंगे जो कि पूरा भारत देखेगा। देखिए साहब, जब इन्होंने आमदार थे तो एक आलीशान शादी खाना बनाने की बात करे थे। घर आलीशान शादी खाना आज तक वहाँ बना क्या? ये यहाँ पे बना रहे थे आप रोजे बाग के पास, नहीं बना। उसके बाद आप ही ने बोले थे कि हम आलीशान यहाँ पर एक मदरसा बनाने वाले और ऐसा होगा, गरीब बच्चे पढ़ेंगे, मुफ्त में रहेंगे और हैदराबाद के तर्ज पे चलेंगे। बना क्या? आम खास का ग्राउंड चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, कितने बार बोले थे आलीशान ग्राउंड बनेगा, आलीशान ग्राउंड बनेगा, बना क्या? वही हशर ये भी होने वाला है। देखिए, सवाल मतीन का घर बन जाने का नहीं है मेरे भाई। मतीन का घर, पटेल बिरादरी इतनी सक्षम है, आपकी झूठी हमदर्दियों की या बयानबाजी की उनको जरूरत ही नहीं है। वो बना भी लेंगे, बन भी जाएगा। और मेरी उनके रिश्तेदारों से, उनके खानदान लोगों से बात हुई, जब मैं इतनी बात कर रहा हूँ, उन्होंने खुला बोल दिया कि वो परिवार खुद इतना सक्षम है, अगर हमको जरूरत पड़ी तो हमको फाइनेंस करते हो। ये जो बातें चल रही ना, आलीशान बनाएंगे, आलीशान बनाएंगे, हिंदुस्तान देखेगा। हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन इमारत कौन सी है जिसको दुनिया देखने को आती? कौन सी आप बताइए? तो फिर ये उससे भारी कुछ बनाने वाले हैं क्या? ये सब सियासी बातें है, ये कान को सुनने को बड़ा अच्छा लगता है बातें, हकीकत से ये बातों का कोई लेना देना नहीं है। आदमी ने वही बात करना जो अपने बस में है। देखिए, सारी तबाही आपकी गलत बयानबाजी से ही हो रही है। आप बाज आ जाइए इसे बयानबाजी से। लेकिन आपके जो बातों से ना एक सवाल और एक पैदा हो रहा है। जिस तरह से उनको शायद पता था कि भाई अगले दिन जो है घर टूटने वाले हैं और रात में ही इम्तियाज जैल साहब और उनके जितने कॉर्पोरेटर्स वो आ गए थे रात में 1:30-2 बजे, और वहाँ पे जो चला वो कहाँ ना कहाँ इनको पता था, बराबर। तो ये कौन सी राजनीति? देखिए, मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि भाई आपने तो पहले बातें बहुत के लिए। देखो, मैं आपको एक सीधे से बात बताता हूँ। मुमरा में इलेक्शन हुआ, मुमरा से एक बच्ची, एक लड़की चुन के आ गए। शहर क्या नाम है बच्ची का? वो बच्ची ने जोश में आके बचकाना है, वो बचकानी बच्ची लड़कपन की उम्र में, और क्या बोलेंगी? उसने एक स्टेटमेंट दी, कैसा हराया, हरा कर देंगे, नीला कर देंगे, पीला कर देंगे, जो भी बयान उसने दी। लेकिन उस बावजूद वो बयान देने के बाद में भी कोई इख्तलाफ था क्या उसकी बात से? किसी को नहीं था। लोगों ने बच्ची समझ के, पहला बयान समझ के, सारी पार्टियों ने उसको इजी ले लिया था। तनाजा कब बढ़ा? जब ये वहां गए, बराबर। वहां जाके जब उसको उकसाए, उकसा के जबरदस्ती नेताओं को बुरा बोला गया, बराबर है। उसको उकसा के फिर से वापस रिपीट बोला गया। उसके बाद से बच्ची की परेशानी शुरू हो गई। उनका 8 नंबर का फॉर्म निकाल लिया गया, उनका 10 नंबर का फॉर्म निकाल लिया गया, उसको डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन लग गई और हालात ऐसे दिखा रहे कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, पद उसकी हो सकता चले जाएंगे। लेकिन आपकी बयानबाजी के बाद में वहां भी घरों को तोड़ा गया। मालूम है आपको ये बात? मालूम करो जरा आप। गलत बयानबाजी की वजह से तबाही आ रही मेरे भाई, लोगों की इमलाका टूट जा रही। तो इस राजनीति से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, उकसाने वाली राजनीति से निकलना पड़ेगा। ये भी निदा खान का जो भी केस था, ये नासिक में हुआ। टीसीएस कंपनी में बच्ची थी नहीं थी, कौन सी कंपनी में थी, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो लोग बोलते नहीं थी। ये सब जांच का विषय, हमको बातों से कोई लेना देना नहीं।
लेकिन आपने भरी महफिल में पब्लिक मीटिंग में खड़े रहकर ललकारा कि निदा खान को मैं मिला, निदा खान की माता जी को मिला, उनकी मैं मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका आप अकेले हमदर्द नहीं है, उसके हमको भी हमदर्दी है, सबको हमदर्दी है। ठीक है, किसी वजह से अगर वो बच्चे से गलती हुई है तो ठीक है, कानून से उसका निपटारा होगा, अदालत उसके साथ इंसाफ करेंगी, जो भी होगा। लेकिन बेटी किसी की रहो, बच्ची किसी की रहो, आपको भी हमदर्द रहेंगे, आपको रहेंगे, हमको रहेंगे, सब कुछ से हमदर्द रहेंगे। लेकिन आप जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हो, उसके बाद उसकी परेशानी बढ़ गई उसकी परेशानी। फिर उसके बाद में वो बच्ची अपने शहर में मिल गई, मतीन की परेशानी बढ़ गई। फिर आपने बयानबाजी दे दी मतीन के हक में, फेवर में, जो भी दिए, मतीन का घर टूट गया। तो आपकी बयानबाजी को जरा नाप लो, तोल लो, आप क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा दुरुस्त करके बोले तो लोगों का फायदा हो सकता। लेकिन हम अगर ललकारने की राजनीति करेंगे, हम किसी को उकसाने की राजनीति करेंगे, तो ऐसी तबाहियां सामने आने वाली है और आ रही है। अच्छा, इसमें जो जैसा आपने बोले कि ललकारने की राजनीति और तबाही की राजनीति, लेकिन जब भी ऐसा कोई मुद्दा उठता, इम्तियाज साहब उठाते तो शिरसाट साहब भी उधर से उठ जाते। तो ये क्या चीज है? देखिए, दरअसल बात कैसी है मालूम है क्या, कि मैं आपको खुला बता देता हूँ कि शिरसाट साहब के ताल्लुक से जो भी बयानबाजियां, जो कुछ भी इन्होंने किया है, तो ठीक है, राजनीतिक लेवल पे किया है, आपको किसने करने लगाया, आपने क्यों किए, उससे तो कौम और मिलत को कोई भला था ही नहीं। अब आपने इस तरीके से उठा दे कि वो तो ये समझते कि पूरे मुसलमान ही हमारे खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमआईएम पार्टी के किसी जिम्मेदार ने या किसी उनके सदर ने किसी इश्यू उठाने का मतलब शहर के पूरे मुसलमान या प्रदेश के पूरे मुसलमान सामने वाले के खिलाफ नहीं है। सबसे पहले मैं चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ कि अगर उनकी इमलाक, उनकी कुछ प्रॉपर्टी अगर उनकी बेटी के, बच्चे के, परिवार के नाम पे, तो मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ भैया, ना घर तोड़ने की राजनीति में जाना, परिवार को बेघर करना, न किसी के परिवार पे अंदर हाथ डालना, चाहे आपका परिवार रहो क्या मेरा परिवार, सब किसी के परिवार को नुकसान देने की राजनीति आप चलिए तो ऐसे हालात से आपको निपटना पड़ेगा। गलत बात है, ऐसी राजनीति से बाज आ जाओ। अच्छा, जिससे चार पैसे का कौम और मिलत को फायदा नहीं है, आप चले गए, उन्होंने यूं कर दिया, उन्होंने त्यों कर दिया, फलाना कर दिया, पिस्ताना कर दिया, सब कर दिया, सारी दुनिया आपने कर दी। जहां तक उनका ताल्लुक था ठीक है, समझ सकते थे हम, परिवारों पे हाथ क्यों डाल रहे, किसी के बेटा बेटी के ताल्लुक से क्यों बोल रहे, फिर कोई भी रहो, कोई बर्दाश्त थोड़ी करता। दूसरी चीज इसके अंदर यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है तो हर चीज को उठाते, अभी आपने कचरे का इशू उठाया, अब कचरे की कभी बात ही नहीं करेंगे, बहुत सारी वजूहत आगे सामने उसकी। तो देखो, हम वही बात करो जो कर सकते, जो हम जमहूरी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से कर सकते, वो करो। अब शिरसाट साहब जो आज वो प्रदेश के मिनिस्टर है, इस शहर के पालक मंत्री है, तो उन्होंने तो ऐसे इश्यू के ऊपर उनकी टिप्पणी, उनकी बात करेंगे ना वो। आपने जब उनको राजनीति लेवल पे उनको हमला करे तो आप उम्मीद कैसे रख रहे कि वो आपकी आलोचना नहीं करेंगे, ये तो होने वाला है। लेकिन आपकी इसकी वजह से किसी गरीब के घर की छत नहीं जाना, ये हमारा बोलना है। जितने लोग साहब, निदा खान को जिस तरह से पुलिस ने आरोपी बनाया, उस हिसाब से यहाँ पे लाया गया। औरंगाबाद में जब निदा खान आई, उसके बाद में मतीन पटेल का घर टूटा। लेकिन एक बात जो एक सवाल बहुत बड़ा है कि उसके अंदर के जितने भी इन्वॉल्व लोग हैं, उनका घर क्यों नहीं टूटा, निदा खान का क्यों नहीं टूटा? देखिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमको ऐसी राजनीति से बाज आना चाहिए। एक के साथ में अगर नाइंसाफी हो गई, एक के परिवार के साथ में ज्यादती हो गई, तो हम चाहते हैं कि और किसी के परिवार के साथ ज्यादती हो, ये सोच हमारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नंबर एक। दूसरे दिन जब मैं आपको बोलते बोलते रुक गया था कि जनाब एमआईएम के सदर साहब 25 नगर सेवकों को लेके घर टूटने के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर को मिले जाके, वहां भी उन्होंने एक लिस्ट दिए 10 से 15-12 कारपोरेटर्स की, बीजेपी कि भी इनके भी इलीगल घर से ये तोड़ो। भैया, ऐसी राजनीति से बाहर आ जाओ। बीजेपी के जो कारपोरेटर, उनके परिवार को नहीं मालूम आप क्या डिमांड कर रहे, क्यों किसी के परिवार को आप सड़क पे लाने की बात कर रहे। ठीक है, अगर मतीन का परिवार सड़क पर आ चुका, उसके घर के साथ नाइंसाफी हो गई, तो ये बात करो, उसको इंसाफ कैसे दिला सकते हैं हम। देखिए, हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने वादा किया है कि मैं मेरे हर भारतवर्ष में रहने वाले हर भारतवासी को घर दूंगा, उसके सर पे छत दूंगा। वो घर बनाने की राजनीति कर रहे। तो मेरी फडणवीस जी से, मुझे मुख्यमंत्री साहब से मेरी अपील है, मेरी यहाँ के महापौर साहब से विनती है कि आप प्रधानमंत्री साहब के इन ख्यालात को लेकर चलो, लोगों को रहने के लिए घर बनाओ। उजाड़ने की राजनीति से बिल्कुल बाज आना चाहिए, सबको रोकना चाहिए। लेकिन मतीन पटेल का घर तोड़ के जो भी उनके साथ इन्वॉल्व है,
उनका भी तो घर टूटना चाहिए था। जिस तरह से राजनीति चल रही है औरंगाबाद में, तो ये क्या डराने की राजनीति है? क्या राजनीति? देखिए एक दहशत का माहौल पैदा किया। मेरे को नहीं मालूम कि किस वजह से मतीन के परिवार को टारगेट किया गया। क्यों? तो जो केस निदा खान के ऊपर दाखिल हुआ है वो केस का कोई एक्यूज तो है ही नहीं मतीन। मतीन का आरोप ये है कि उसने उसको यहाँ पनाह दिया, इतना ही आरोप है उसका। लेकिन जो केस वहां फाइल हुई नासिक के अंदर, वो केस के वो केस के एफआईआर में थोड़ी मतीन का नाम। लेकिन हम उसके अंदर और भी जो आरोपी है या और भी जो लोग होंगे, हम किसी का भी घर टूटने की राजनीति के सख्त विरोध में है। हम नहीं चाहते किसी का परिवार के सर पे से छत हटे, किसी के साथ नाइंसाफी हो। अगर इलीगल घर है तो रेगुलाइज करो, अगर इलीगल घर है तो आप उसका गुंटेवारी करो, लेकिन किसी के सर पे से छत मत हटाओ। ये जो हुआ तो क्या सोची समझी चाल है? और नहीं, देखिए ये खुले तौर पे हमको ऐसा लगता है कि गलत बयानबाजी का नतीजा और निशाना बना बेचारा मतीन पटेल का परिवार। गलत बयानबाजी, मैं साफ तौर पे करूं, उकसाने वाली बयानबाजी, इसका खिमाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा तो बेचारे मतीन पटेल के परिवार को भुगतना पड़ा। देखिए हमारे साथ में अभी आरिफ हुसैनी साहब से, जो कि इस्लाम पार्टी के प्रवक्ता है, और हम आगे निदा खान के केस में और मतीन पटेल केस में क्या क्या होता है ये हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ बने।